तो नमस्ते साथियों, न्यू नॉलेज बेस्ड चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें ना जो बच्चे कुछ 1935 के अधिनियम से संबंधित बातें थी और संपूर्ण अधिनियम का रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि 1773 से जब हम पढ़ के आए थे ना, तब से लेकर अभी तक जितना हमें हमने पढ़ा है वो हम एक वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी करेंगे। और आज 1935 के अधिनियम में कुछ कथन छूट गए थे तो वो हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 का कथन क्या है, मतलब इससे संबंधित कथन। पहले सारे वीडियो में हमने प्रावधान देख लिए थे, तो कुछ कथन भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 1935 के अधिनियम वह रेलगाड़ी है, 1935 का अधिनियम वह रेलगाड़ी है जिसमें इंजन ही नहीं है और ब्रेक कितने सारे दे दिए हैं। यानी 1935 का अधिनियम एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है जिसका इंजन नहीं है और काफी सारे ब्रेक दे दिए गए। उसे रोकने के लिए तो काफी सारे ब्रेक है, लेकिन चलाने के लिए इंजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद है ना, हमारे जिन्ना साहब ने क्या कहा? तो जिन्ना साहब ने कहा कि ये एक सड़ा गला एक्ट है, जिस 1935 के अधिनियम को हमने उनके प्रावधानों को पढ़ा कि 80% उसके जो के त्यों भाग जो है वो हमारे भारतीय संविधान में ले लिया गया। तो उस समय काफी अच्छी बात थी, लेकिन जिन्ना साहब ने कहा ये एक तरह से सड़ा गला एक्ट है, क्योंकि इसमें संपूर्ण रूप से है ना, मतलब पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से इन्होंने इन्हें सड़ा गला एक्ट कहा। इसके अलावा एक और कथन पूछा जाता है, फजलुल हक, ये कथन भी आता है। फजलुल हक ने कहा कि 1935 के अधिनियम जो है वो न तो हिंदू राज्य है और न ही मुस्लिम राज्य है, न तो हिंदू राज्य है और न ही मुस्लिम राज्य है। तो 1935 के अधिनियम में 3 स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके इंजन ही नहीं है और ब्रेक काफी है। ठीक है। और जिन्ना साहब ने कहा ये एक सड़ा गला एक्ट है। फजलुल हक ने कहा कि यह 1935 का अधिनियम न तो हिंदू राज्यों को बताता है और न ही मुस्लिम राज्यों को बताता है। तो इस प्रकार से 1935 के अधिनियम के बारे में यह स्टेटमेंट कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन करेंगे, क्योंकि मोस्ट क्या तथ्य पूछे जाते हैं वो ही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रिवीजन। ठीक है। आज हम देखते हैं, देखो आप सभी को पता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ये आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार के लिए भारत आती है। ठीक है। ये व्यापार के लिए भारत आई। इसके बाद क्या किया इसने? 1707 तक, जब तक मुगलिया सल्तनत, या हम कह सकते हैं कि मुगल शासकों का शासन काल था, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो व्यापार के अलावा कुछ कर सके। ठीक है। वो राजनीति में हस्तक्षेप कतई नहीं करते थे, क्योंकि उस समय हम देखें औरंगजेब, पहले बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इनके काल में शासन व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो जितने भी विदेशी लोग आए हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो या फिर स्पेनिश, जितने भी व्यक्ति आए थे वो व्यापार ही करते थे। तो व्यापार के माध्यम से जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो हुगली में एक कोठी स्थापित कर देते हैं और व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ये हमने देखा। फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है ना, जो उत्तरवर्ती मुगल काल आता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल काल आता है उसमें इनकी शासन व्यवस्था काफी खराब हो जाती है और कोई अच्छा शासक नहीं मिलने की वजह से अंग्रेजों को मौका मिल जाता है भारतीयों की राजनीति में प्रवेश करने का, फूट डालो को राज करने का। क्योंकि 100 सालों तक तो कंपनी, 100 से अधिक सालों तक तो कंपनी जान चुकी थी कि भारतीय लोगों की कमजोरियां क्या है, कहाँ जो है ये एकता रखते हैं या कहाँ फूट डालना अच्छा होगा। तो इस प्रकार से सब समझ चुके थे। ठीक है। तो एक बात आती है कि 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो प्लासी के युद्ध, ये प्लासी का युद्ध मैंने बताया था कि बिना कुछ, मतलब बिना, ये तो मीर जाफर ने गद्दारी की थी यहाँ पे। तो युद्ध
प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया था। मीर जाफर ने गद्दारी की, परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया और इसी के कारण इसको ये अंग्रेज लोग जीत गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध ने इनकी नींव डाल दी और बक्सर का युद्ध तो लड़ा गया और इसमें भी अंग्रेज जीत गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1764 के बाद 1765 की जो इलाहाबाद की संधि थी वो अंग्रेजों को राजनीति में लाने के लिए एक कील की तरह साबित हुई। ठीक है, 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 6 अगस्त को होती है और 9 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, पहली वाली शाह आलम के साथ होती है और दूसरी वाली भी हारे गए लोगों के साथ ही होती है। ठीक है, पहली वाली मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है, और दूसरी थी सुजाउद्दौला के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1765 से लेकर 1772 तक, जब 1764 में बक्सर के युद्ध में जीत गए थे अंग्रेज लोग और उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, तो इस दीवानी से वे जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया था उन्हें कमाने के लिए। तो अब वो सिर्फ कमा ही रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी तो अमीर हो रहे थे लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। इसके कारण क्या हुआ, 1765 से 1772 के बीच में ना बंगाल में द्वैत शासन लाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 1765 से 1772 में बंगाल में द्वैत शासन यानी कि दोहरा शासन लाया गया। एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, यानी कि कुछ अच्छे जो संरक्षित विषय थे ना, जैसे विदेशी मामले हो गए हो, ठीक है, विदेशी संचार हो, धार्मिक मामले हो, ठीक है, जनजातियों से संबंधित विषय हो, या जितने भी बड़े लेवल के जो कि एक भारत को प्रेजेंट करते हैं, तो वो सारे मामले जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती थी। और जो छोटे छोटे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, तो ऐसे शौचालय, इनसे संबंधित जो विषय थे वो राजा या नवाब लोग अपने पास रखते थे और जनता के लिए काम करते थे। तो उसे कहते हैं बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था। ठीक है, 1765 से 1772 के बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको ध्यान रखना है कि 1773 ईस्वी में फिर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कंपनी को क्या कंपनी मतलब अब रेगुलेट करेगी किनको, भारतीयों को, इनके लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। ये आपने देखा। इसके तहत ही ना एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है कलकत्ता में। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। तो आज के रिवीजन है, जितनी भी 10 क्लासों में हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, तो 1773 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। उसके बाद आता है हमारा, इसी में आपको ध्यान रखना है 1773 में ही इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर होता है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कौन है भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी तो उसमें पैसा लगाने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 व्यक्ति थे। तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये ब्रिटेन में बैठा था और कंपनी को नियंत्रण करता था भारत में। ठीक है, और इसके बाद 1784 का हम पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं और इसके तहत ब्रिटेन की संसद ने जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामले सभी यही देखता है और व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता है। तो इसमें 6 व्यक्ति रखे गए। ठीक है, और साथ ही कहा गया कि इनका जो वेतन है वो भारत की संसद निधि से दिया जाएगा। तो आज रिवीजन है, एक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में मेन बातें आपको क्या याद रखनी है वो है। देन इसके बाद क्या आता है, 1784 के बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले उसको एकाधिकार प्राप्त था, यानी कि ब्रिटेन से सिर्फ वही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, उसको एकाधिकार प्राप्त था। ये कंपनी वहां के जो राजा महाराजा थे ना उनको भाड़ा देती थी, क्योंकि उनको एकाधिकार दिया था राजा या रानी ने, तो इस वजह से वहां पर क्या देती थी, भाड़ा। और ब्रिटेन की संसद को पैसा मिलता था और कंपनी का एकाधिकार रहता था, यानी कि ब्रिटेन की और कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करती थी। तो ऐसे में उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो ब्रिटेन की कंपनी से तो रहेगी नहीं, किनसे रहेगी, विदेशी कंपनियों से, जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच, डच।
तो इनसे है ना इनका युद्ध चलता ही रहता था। तो 1813 ईस्वी में जब है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने कहा कि आपको जो है वो एकाधिकार नहीं मिलेगा। अब ब्रिटेन से भी काफी सारे व्यक्ति अगर भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कहा कि चाय व चीनी का व्यापार जो है ना, चाय व चीनी का व्यापार ये आपके लिए सुरक्षित रहेगा, यानी कि आप चाय व चीनी का व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ये अधिकार उनके लिए सुरक्षित रखा गया 1813 में। इसी 1813 में जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन के काफी सारे जो लोग हैं वो भारत में आने लगे, तो ईसाई मिशनरियां भी आने लगी। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है 1813 में खूब हुआ। तो 1813 के बाद हम देखते हैं 1833 में। तो ये आपका रिवीजन चल रहा है कि क्या क्या आपने पढ़ा और क्या क्या इनमें है ना ध्यान रखने योग्य बातें हैं, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आते आते है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतया एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब है ना चाय व चीनी का जो व्यापार अंग्रेजों लोगों के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सेफ रखा गया था ना, वो भी सभी के लिए खोल दिया गया कि आप भी है ना चाय व चीनी का व्यापार भी कर सकते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो वो 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद आता है 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत बढ़िया बात कही गई थी। इसमें कहा कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। यानी कि 1853 तक आते आते इन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कभी भी अंत किया जा सकता है। ऐसा इसमें देखने को मिला। शासन का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। तो 1853 में तो कहा ही गया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1857 में क्रांति हो गई और 1858 में राजा का शासन आ गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो है वो हमें इसकी जो मतलब पथ प्रदर्शक या पहले ही दूरदर्शी दृष्टि से 1853 में ही ये बात कह दी गई थी। इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह होता है। बहुत बड़ी क्रांति होती है 1857 का विद्रोह, या हम कह सकते हैं क्रांति। अपने लिए क्रांति थी, उनके लिए विद्रोह था, क्योंकि हम स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे। तो अपने लिए क्या थी, अपनी स्वतंत्रता के प्रति क्रांति थी। और क्योंकि अंग्रेज लोग हम पर शोषण कर रहे थे, हम पर राज कर रहे थे, उनके लिए क्या होगा, विद्रोह 1857 में। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1858 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो राजा का काल आ गया, या हम कह सकते हैं कि क्राउन का शासन आ गया। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम आ गया और भारत शासन अधिनियम में अब राजा का शासन आ गया। परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया। फिर कंपनी के शासन का अंत किस में हुआ, अगर ये पूछे जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो अंत है वो 1858 में फाइनली हुआ। लेकिन 1853 में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कभी भी अंत जो है वो किया जा सकता है। यानी यहाँ पर कहा कि किया कभी भी। आगे हम देख रहे थे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखना है। देखो बीच में थोड़ा बंद हो गया था ये। तो 1858 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर पूछे कि इनकी समाप्ति कब हुई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति जो है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही हुई। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया तो इनकी जगह आया कौन, तो इनकी जगह भारत सचिव का पद लाया गया। किसका, भारत सचिव का पद, और प्लस इसका एक वायसराय होता था काम के लिए। सॉरी वायसराय क्या, इसकी परिषद, यानी भारत सचिव और उसकी परिषद जो है वो काम करती थी। तो ये पद लाया गया। ये पूछा जाता है कि भारत सचिव और उसकी परिषद का पद किस अधिनियम के तहत लाया गया, 1858 के अंतर्गत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पूछा जाए कि मतलब कंपनी का अंत कब हुआ,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था। यहाँ कंपनी का अंत नहीं हुआ, कंपनी का अंत तो आगे जाकर होता है जो मैं आपको बताऊंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो है वो कब हुआ, तो शासन का अंत हुआ 1858 के अंतर्गत, क्योंकि अब शासन किनके हाथों में आ गया, क्राउन के शासन के हाथों में, या हम कह सकते हैं वहां के राजा के हाथों में। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको उसके व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, तो उसके व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के एक्ट के तहत। फिर पूछा जाए कि बताओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एक व्यापारिक अधिकार रखा गया था ना, चाय व चीनी का व्यापार, तो पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार जो है वो कब समाप्त किया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 में जो पूर्णतः एकाधिकार समाप्त किया गया, तो ईसाई मिशनरी के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत का मार्ग खुल गया था, तो ये ध्यान रखना है। फिर पूछा जाए कि बताओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो अंत है वो 1858 के अंतर्गत होता है, क्योंकि अब जो है क्राउन या राजा का शासन आ जाता है। तो 1858 के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव और उसके परिषद का पद लाया गया, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और क्राउन यानी राजा का शासन आ गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1861 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है ना विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, विभागीय प्रणाली, या इसी को हम कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्योंकि विभागीय प्रणाली में कहा गया कि आज जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितने भी मंत्री लोग हैं और उनके पास जो है विभिन्न मंत्रालय है, जैसे कि कपड़ा मंत्रालय, जल मंत्रालय, सामाजिक अधिकार एवं न्याय मंत्रालय, खेल मंत्रालय या अलग कोई भी जो मंत्रालय है, तो विभिन्न मंत्री मंत्री जो है वो उन मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है उस समय 1861 में देखने को मिली थी, इसी कारण हम इसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत कहते हैं। देन इसको हम कहते हैं कि ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी, क्योंकि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी इसे कहा गया, और इसको अगर कैबिनेट नाम दे दे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो इस व्यवस्था की शुरुआत 1861 में की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1865 आता है। 1865 के एक्ट में कहा गया कि जो वायसराय है ना उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई, कि एक वायसराय को ये पावर्स दे दी गई कि वो उस समय के जो 11 प्रांत थे वो किसी भी प्रांत की सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, उसमें कानून बना सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। आज का राष्ट्रपति क्या करता है, आज के राष्ट्रपति जो है वो हमारे किसी भी राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकता है, उसको अलग कर सकता है, ठीक है, उसकी सीमाओं में मतलब बढ़ोतरी या कम कर सकता है। तो ऐसे पावर उस समय वायसराय को दी गई। तो अगर कहें ना कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि कब की गई, वायसराय की शक्तियों में जो है वृद्धि वो हमें 1865 के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये बढ़िया थे। 1869 आता है इसके बाद। आज क्योंकि हमारा रिवीजन क्लासेस है तो मेन क्या पूछा जाता है उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम से कम आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना जो वायसराय है उसकी और ज्यादा शक्तियों में वृद्धि की गई, और वायसराय के लिए कहा गया कि वो विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी कानून बना सकता है। ऐसी बात की गई थी 1869 में। तो यहाँ कहा गया कि जो वायसराय है, वायसराय विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए, विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए कानून बना सकता है। तो ये उस समय बड़ी बात थी कि विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी कानून बनाने की पावर जो है वो 1869 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई। तो इस प्रकार जो है वायसराय की धीरे धीरे शक्तियों में वृद्धि कर रहे हैं। तो पूछा जाने कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि 1865 में वायसराय विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी कानून बना सकता है। तो कानून बनाने का जो प्रावधान है वो दिया गया 1869 के अधिनियम के तहत। इसके बाद हम देखते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में एक ही इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कहा गया बजट पर बहस करने का प्रावधान दिया गया। तो हमारा अगला क्या है 1892, ठीक है।
1892 के अंतर्गत कहा गया कि बजट पर बहस, पहले बजट पर, केवल बजट पर बहस करने का अधिकार ही दिया, बजट पर कोई मत देने का अधिकार तो नहीं दिया कि बजट पर कोई मत भी दे सकता है। तो बजट पर बहस करने का प्रावधान 1892 में। तो ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वही मैं बता रही हूँ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1909 का अधिनियम। आपको पता है इनमें 4-5 बातें ध्यान रखनी है। पहला, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उस समय क्योंकि मार्ले जो था वो ब्रिटेन का भारत सचिव था और मिंटो भारत में वायसराय था। तो पूछा जाए कि बताओ भारत सचिव या वायसराय में कौन बड़ा था? तो वायसराय बड़ा था। भारत में तो वायसराय बड़ा था लेकिन ब्रिटेन में भारत सचिव बड़ा था। तो दोनों में सबसे बड़ा तो भारत सचिव ही था, लेकिन भारत में बड़ा था वायसराय, क्योंकि वायसराय जो है वो भारत में बैठता था और भारत सचिव जो है वो ब्रिटेन में बैठता था। तो उसमें मार्ले मिंटो सुधार आया। तो इसको एक तो पहले मिंटो को कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक या भारत में दंगे फसाद का जनक भी कह सकते हैं। किसको? लॉर्ड मिंटो को। और इसमें ये बातें ध्यान रखनी है कि सांप्रदायिकता का जनक कौन? सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता का जो जनक है वो मिंटो को कहते हैं। ये बात आपको, पहली बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे ये मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर जो है सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसकी व्यवस्था कर दी गई, यानी कि इसमें जो है फूट डालो और शासन करो की नीति को लागू कर दिया गया। आपको कहे ना किस अधिनियम में सबसे पहली बार फूट डालो और शासन करो, या फूट डालो और राज करो, या बांटो और राज करो, कुछ भी कर दो। तो ये जो है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो इसको और क्या कहते हुए लिख लो, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये कम से कम 4 बातें जो है आपको 1909 का अधिनियम आना चाहिए। इसके दिन कहा गया 1919। तो 1919 को सेम यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। उसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। तो दोनों को मिलाकर जो विचार आए वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। इसमें सांप्रदायिकता का और ज्यादा विस्तार किया गया और इसकी में आपको ध्यान रखना है पारसियों को, किन किन लोगों को और दिया गया भाई पृथक निर्वाचन क्षेत्र। चलो पारसी वगैरह तो ये तो बाद में आएंगे, अभी है जो सिख थे ना, सिख वो थे 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय व्यक्ति, तो इनको भी जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1919 के अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इन लोगों को भी जो है पृथक निर्वाचन दे दिया गया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देन आपको ध्यान रखना है 1935 का अधिनियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 का अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें 321 धाराएं थी। 321 धाराएं थी, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी, जिसमें से 321 धाराओं में से 250 से अधिक धाराएं जो कि त्यों भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये अधिनियम बहुत बड़ा रहा होगा, बिल्कुल लाजमी आपका सोचने के बहुत बड़ा रहा होगा। फिर भी हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन की रेलगाड़ी कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये एक सड़ा गला एक्ट है, और फजलुल हक ने कहा कि यह न तो हिंदू राज्य है और ना ही मुस्लिम राज्य है। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि इस एक्ट में जो हमारे नेता लोग चाहते थे, उस समय के नेता लोग यानी कि उस समय के जो बड़े बड़े व्यक्ति थे वो चाहते थे, उस तरह की कोई बात 1935 के अधिनियम में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए उनके विचार थे, उन्होंने कह दिया तो हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। देन 1935 में हम देखते हैं कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
बर्मा यानी कि देखो ये बातें मैं आपको बताना चाहूंगी मुंह से, क्योंकि लिख मैंने बहुत कुछ दिया है। आप इस अधिनियम को देखोगे तो बहुत कुछ लिख दिया है, अब तो समझो। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बर्मा जो है ना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा जो उस समय आज का म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जो अदन की खाड़ी थी ना, मैंने उस 1935 के अधिनियम के तहत बताया था कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब उल मंदेव की जनसंधि, बाब उल मंदेव की जनसंधि। तो ये अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती थी और यूरोप को एशिया से भी जोड़ती थी। तो ऐसे में एशिया में जो सबसे बड़ा उपनिवेश था भारत अंग्रेजों के लिए, तो अदन की खाड़ी को यूरोपीय लोगों ने अपने अंदर उसे ले लिया, अदन की खाड़ी को। और जो बरार है ना, बरार, उसको मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। यानी कि अदन की खाड़ी, आपको ध्यान रखना है, अदन की खाड़ी उसको यूरोपीय लोगों ने अपने अंदर ले लिया गया, ठीक है। और फिर बरार, बरार को मध्य प्रांत में, बरार उसको मध्य प्रांत में यानी आज के मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है, बरार को। और उस समय 11 प्रांत थे, मैंने बताया था उस समय 11 प्रांत थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिंध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान ने क्या चलाया था, लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती संगठन अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया था, असम। तो ये इस तरीके से 11 प्रांत थे। तो 1935 के अधिनियम में इतना कुछ किया गया, और भी बहुत कुछ किया गया, जैसे कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1919 में है ना, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना हो जाती है, ठीक है। प्रांत में द्वैत शासन यानी दोहरे शासन की शुरुआत हो जाती है। और 1935 के आते आते जो केंद्र में भी द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। एक बात समझना, मैंने हर बात बताया है कि द्वैत शासन का अंत कोई आज तो हुआ नहीं है। द्वैत शासन जो है वो 1700, अभी मैंने पहले भी बताया है अभी भी, कि 1765 से लगाकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1758 का जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत केंद्र में द्वैत शासन पहले से ही चल रहा था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1858 का भारत शासन अधिनियम तक जो है वो पहले से ही भारत में केंद्रीय लेवल पर द्वैत शासन था। द्वैत शासन का अर्थ होता है दो लोगों का शासन, शासन या दोहरा शासन। एक तो कंपनी का शासन, दूसरा राजा या नवाब लोगों का शासन, क्योंकि पहले हम पर राजाओं का ही शासन था। इसके बाद हम 1919 में जो है वो प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। देन 1935 में केंद्र में स्वतः दूसरी बार द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से द्वैत शासन की कहानी थी। द्वैत शासन का जो जनक है वो लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने इस क्लास में केवल रिवीजन के तौर पर सीखा है कि किस प्रकार जो विभिन्न अधिनियम हम देख रहे थे इन 10 क्लासों में, तो कितना कुछ हमने सीखा है और कितना आने योग्य है। और बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा। इनके बाद 1935 के बाद हम 1937 का प्रांतीय चुनाव देखेंगे कि किस प्रकार प्रांतों में चुनाव होते हैं, विभिन्न दल कौन कौन जीतते हैं, नेहरू समिति क्या थी, उसके सदस्य क्या थे। और आगे आगे प्रोसेस में हम 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखेंगे, 1942 में हम देखेंगे और कैबिनेट मिशन भी देखेंगे 1946 का। तो आगे हम जो है इस प्रोसेस में भारतीय संविधान को पढ़ते जाएंगे। तो बने रहिए इस क्लासेस में। और आप इसी के साथ अच्छा लगा हो तो एक लाइक थम्स अप करके जाइएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।